नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आतंक की साजिश नाकाम। मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। आपको बता दें कि देश में आतंकवादी हमलों के लिए पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा रहा था, लेकिन समय रहते दिल्ली और यूपी एटीएस ने मिलकर पाकिस्तानी साजिश को बेपर्दा कर दिया। देश के अलग अलग राज्यों से 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। इनकी गिरफ्तारी दिल्ली, यूपी और राजस्थान से हुई है। गिरफ्तार 6 आतंकियों में से 2 आतंकियों की ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुई थी, तो वहीं छापेमारी के दौरान उनके पास से आईईडी ग्रेनेड और भारी मात्रा में हथियारों की बरामदगी हुई है। इस बड़ी आतंकी साजिश के पीछे डी कंपनी का हाथ सामने आ रहा है। तो वहीं दिल्ली पुलिस के अनुसार आतंकवादी प्लानिंग में फंडिंग करने में दाऊद के भाई इनीश इब्राहिम शामिल था। आतंक के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन को समय रहते दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक्सपोज कर दिया है, तो वहीं देश को दहलने से बचा लिया गया है। आतंकियों की एक बड़ी प्लानिंग थी देश में त्योहारों से पहले बड़े धमाके की, लेकिन सक्रियता से इसे विफल कर दिया गया है। ये वो 6 चेहरे हैं जो देश में आतंक फैलाने की बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे। लेकिन अब इनकी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हो चुका है और अब ये सब सलाखों के पीछे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने देश में आतंकवादी हमले की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। आतंक के इस साजिश के पीछे पाकिस्तान की आईएसआई और डी कंपनी का हाथ है। राजधानी और माया नगरी को दहलाने की साजिश, दिल्ली मुंबई को दहलाने का प्लान डी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने खुलासा किया कि गिरफ्तार सभी 6 आतंकी देश में अलग अलग हिस्सों में धमाके की प्लानिंग कर रहे थे। आप समझने की कोशिश कीजिए कि इन आतंकियों के तार किन किन राज्यों में फैले हुए थे। वर्ल्ड का क्या आज की तारीख में कितना होल्ड है हम सबको पता है, लगभग 0 के बराबर। एटीएस इज फुली इन कंट्रोल एंड वी हैव गॉट फ्री हैंड फ्रॉम होम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू टेक एक्शन अगेंस्ट द टेररिस्ट। सो देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग टू से दैट कि अंडरवर्ल्ड का कोई कंट्रोल है। इट इज जस्ट दैट कि दिस केस स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली और दिल्ली से अभी इसको मुंबई तक आता डेवलप होता उससे पहले ही हैज बीन अरेस्टेड। सो वी हैव नथिंग टू से एट द मोमेंट एक्सेप्ट दैट व्हाटएवर दिल्ली पुलिस हैज टोल्ड अस। केंद्रीय एजेंसी ने दिल्ली पुलिस को अलर्ट किया, मुंबई पुलिस को अलर्ट नहीं किया, एटीएस मुंबई को भी अलर्ट नहीं किया, बिकॉज ये केस जो ओरिजिनेट हो रहा था ये दिल्ली से हो रहा था। अब आप समझ गए होंगे कि इन आतंकियों के तार देश के एक नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों तक फैले थे। ये आतंकी महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान, दिल्ली तक अपना नेटवर्क चलाते थे। इनके पास से आईईडी भी बरामद की गई है। बरामद की गई आईईडी में 1 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया था। वहीं इन आतंकियों के पास से 2 हैंड ग्रेनेड भी मिले। एटीएस के द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए आईएसआई स्पॉन्सर्ड मॉड्यूल को बस्ट किया गया है तथा 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यह सफलता उस समय हासिल हुई जब 4 जनपदों में एक साथ रेड की गई। ये जनपद लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ तथा प्रयागराज हैं। एक लाइव आईईडी भी प्रयागराज जनपद से बरामद हुआ है। गिरफ्तार किए गए आतंकी जीशान और ओसामा ने
पाकिस्तान में आतंक की ट्रेनिंग ली थी। इन गिरफ्तार आतंकियों के जरिए भारत के सबसे बड़े दुश्मन अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भारत को दहलाने की साजिश रच रहा था। दाऊद इब्राहिम का भाई अनीस इब्राहिम पाकिस्तान में छिपा बैठा है और वो ही इस पूरी साजिश को अंजाम देने में जुटा था। अनीस इब्राहिम इस पूरे आतंकी संगठन को सपोर्ट कर रहा था। अनीस आतंकियों को फंडिंग कर रहा था और सीमा पार से इन सभी को हथियार उपलब्ध करा रहा था। देखिए, बहुत गंभीर बात है जिस प्रकार से देश के अंदर और विशेष रूप से मुंबई जैसी जगह आतंकवादियों का पकड़ा जाना ये खतरे की घंटी है। मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है और ऐसे जो लोग घुसे हुए हैं आतंकवादी बनकर कहीं कहीं बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों को ढूंढना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब हम ऐसी घटना नहीं होने देना चाहते। लोग पकड़े गए हैं उनसे ये भी जानकारी में आया है कि उन लोगों की ट्रेनिंग विदेश में हुई। हमारी सरकार पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच करा रही है और उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस के संयुक्त ये जांच में ऐसा प्रकाश में आया है और बहुत ही गंभीर मामला है। और इस मामले को चूँकि जांच चल रही, ज़्यादा कुछ कहना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश को डिस्टर्ब करने की जो भी साजिशें हैं उनको नाकाम करेंगे और ऐसी सजा देंगे कि आने वाली पीढ़ी हमें याद करेंगी। और इनके पीछे कौन सी शक्तियाँ हैं जो उत्तर प्रदेश को अव्यवस्थित करना चाहती हैं, चुनाव के समय पूरी सरकार पूरी तरह से जांच करेगी। यानी अनीस इब्राहिम के जरिए दाऊद भारत में 1993 जैसी बड़ी घटना को अंजाम देने का सपना देख रहा था। पाकिस्तान में छिपे बैठे दाऊद के खिलाफ पिछले कुछ सालों में शिकंजा कसा है। देश में डी कंपनी के साथ संपत्ति नीलाम होने से लेकर दाऊद के खिलाफ पाकिस्तान को सबूत भी सौंपे गए। शायद इसी वजह से दाऊद बौखलाया हुआ है और इसी का बदला लेने के लिए वह आईएसआई के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा था। लेकिन वक्त रहते दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस ने पूरी साजिश को नाकाम कर दिया। तो इसी खबर पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ दो संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। लखनऊ से राहुल श्रीवास्तव जी हमारे साथ लाइव है, तो वहीं कानपुर से अभिलाष वाजपेयी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। तो पहला सवाल हमारा राहुल श्रीवास्तव जी आपसे है कि क्या यूपी में जिस तरीके से कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ हो चाहे पीएम नरेंद्र मोदी हो, इन्होंने लगातार आतंकी साजिश नाकामी की तरफ हमेशा कदम बढ़ाए हैं और कहा है कि हमारी सरकार में आतंकवाद को कम किया गया है। तो इस तरीके की जब बात सामने आती है तो क्या कुछ आप बताएंगे हमें? लेकर यहाँ पर आतंकी हमले हो सकते हैं। लगातार खुफिया एजेंसी सतर्क है, यूपी एटीएस सतर्क है और यही वजह है कि एक बड़ा आतंकी हमला, आपको बता दें कि कल अलीगढ़ में रैली थी। इसके अलावा दीपोत्सव का कार्यक्रम अयोध्या में होता है, वहां भी ये इनके निशाने पे थे। इसके अलावा दीपावली जो त्योहार आ रहा है, ये तमाम ऐसी चीजें थी जिसको लेकर ये आतंकी फिराक में थे, एक बड़ी घटना को अंजाम देने की। आतंकी घटना के फिराक में थे, तो निश्चित तौर पर इस समय लगातार जो आतंक मगर राहुल जी, मगर कहीं ना कहीं अभिलाष वाजपेयी अगर आपसे पूछें तो यूपी में डबल इंजन की सरकार है और कहीं ना कहीं ज्यादा मुस्तैदी से काम करती है और ज्यादा दावे करती नजर आती है। तो इस खबर पर जब सामने आता है इस तरीके की घटना, तो इस पर क्या कुछ बताएंगे आप हमें? देखिए, निश्चित तौर पर डबल इंजन की सरकार है और निश्चित तौर पर जो राजस्थान की सरकार है
लगातार उत्तर प्रदेश में आतंकवादी है। प्रयागराज रायबरेली प्रकाश और भट्टों के खाते लगातार तो जी राहुल जी, एक मिनट बस अभिलाष वाजपेयी से सवाल ले लेते हैं। एक अभिलाष वाजपेयी, आपसे जानना चाहेंगे, लगभग यूपी में 4 जगह छापेमारी की गई है, तो वहीं आतंकी घटनाओं को लेकर के 4 जगह छापेमारी की गई, जिसमें 3 आतंकी यूपी से गिरफ्तार भी किए गए, तो क्या कुछ बताएंगे आप हमें? उत्तर प्रदेश से तार जुड़ते हुए नजर आए थे। और आपको मैं ये बताता चलूं कि लगभग कहीं पर भी इस तरह की अगर बड़ी आतंकी घटना होती है तो निश्चित तौर पर उसका कोई ना कोई कनेक्शन वो यूपी से निकलता है, और अगर यूपी से निकलता है तो उसके बाद लखनऊ, कानपुर, ये 2 शहर ऐसे हैं जहां से आतंकी कनेक्शन लगभग निकलना तय माना जाता है। पिछली कई घटनाओं को अगर देखें तो उसमें भी अगर कोई आतंकी पकड़े गए हैं, कहीं दिल्ली में पकड़े गए हैं, किसी और प्रदेश में पकड़े गए हैं, तो उसके बाद जब उनकी पूछताछ की गई, उनके कनेक्शन निकाले गए, चाहे फंडिंग का कनेक्शन हो या आतंकी कनेक्शन हो कि वो किस तरह से वो लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे थे, तो वो निश्चित तौर पर कानपुर से कनेक्शन जरूर निकलता है। तो इस बार भी यही हुआ है कि जो दिल्ली में 5 आतंकी पकड़े गए, उसके बाद जब उनसे पूछताछ की गई तो प्रयागराज, रायबरेली और अन्य जिलों का नाम आया। उसके बाद जब उन लोगों से पूछताछ की गई तो कहीं नहीं कानपुर के तार जुड़ते नजर आए। इसी क्रम में आज यहाँ पर एटीएस ने छापेमारी की है और एटीएस से कुछ लोगों को यहाँ से भी उठाया है, उनसे भी पूछताछ जारी है, लेकिन अभी साफ तौर पर नहीं पता चल रहा है कि उनसे क्या पूछताछ में जानकारी मिली है, उनका क्या कनेक्शन रहा है कि नहीं रहा है, इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई। जी, मगर अभिलाष जी, आतंकियों का सीधा कनेक्शन उत्तर प्रदेश में चुनाव से जोड़ करके देखा जा रहा है, इस पर क्या कुछ बताएंगे? ये देखिए, चुनाव नजदीक है, बिल्कुल मुझे कहा जा सकता है कि चुनाव के मद्देनजर, जैसा कि अभी जो एटीएस ने पूछताछ में बताया है कि आतंकी कनेक्शन अभी त्योहारों से पहले बड़े धमाके करना चाहते थे, कहीं ना कहीं सीरियल ब्लास्ट करना चाहते थे, तो निश्चित तौर पर भी 6 महीने चुनाव के बचे हैं उत्तर प्रदेश में, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उनका कनेक्शन, जो उनके मंसूबे थे वो सिर्फ त्योहारों से पहले धमाके करने के थे। हो सकता है कि वो चुनाव से पहले कुछ साजिश रच रहे होंगे कि अगर वो त्योहारों के आसपास कुछ नहीं कर पाएंगे तो चुनाव के आसपास कुछ यहाँ माहौल बिगाड़ने का काम करेंगे। तो ये तो एटीएस जब इस चीज को संबंध में क्लियर करे कि वो किस उद्देश्य से यहाँ पर धमाका करना चाहते, तो उनका टारगेट ये जो आने वाले त्योहार थे या आने वाला चुनाव था, तो ये एटीएस इसको साफ कर पाएगी। जी, एटीएस साफ जरूर करेगी और उसने इस पर रोक लगाई है, लेकिन क्या प्रशासन के ऊपर ये सवाल नहीं खड़े होते हैं? जैसे जिस तरह से कनेक्शन लगातार सामने आ रहा है और एक के बाद एक लगातार कनेक्शन सामने आते हैं, तो कमिश्नरेट पुलिस की क्या चिंता नहीं बढ़ा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं तो ये कमिश्नरेट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि जिस तरह से लगातार यहाँ पर आतंकी कनेक्शन पिछली बार निकलते रहे हैं। और देखिए, मैं बात करूं अगर ये चीज, तो ये खुफिया तंत्र जो हमारा एलआईयू तंत्र होता है यहाँ का जिले का, और जो इंटेलिजेंस होता है, इनको यहाँ पर बेसिक स्तर पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि वही जब इस तरह के काम नहीं कर रहे हैं कि नीचे की जानकारी वो ऊपर अधिकारियों तक पहुंचे, तभी इस तरह की चीजें सामने आ रही है। लेकिन फिर भी अगर बात करें तो देखिए, अभी तक यहाँ पर कानपुर में ऐसा कोई बड़ा धमाका या ऐसा कोई बड़ी घटना आतंकी नहीं हुई है, उससे पहले ही आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो हम इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की एक तारीफ भी करेंगे कि प्रशासन इतना मुस्तैद तो है कि कम से कम किसी तरह की घटना से पहले ही वो आतंकियों को यहाँ पर गिरफ्तार कर लेते हैं। तो पूरी तरह से हम फेलियर तो नहीं कहेंगे कि पूरी तरह से फेल है प्रशासन, लेकिन हाँ कुछ कमियां हैं जिसको दूर करने की जरूरत है। जी, वहीं स्लीपर सेल की अगर बात करें तो स्लीपर सेल का नाम बहुत तेजी से जोड़ा जा रहा है और स्लीपर सेल बहुत तेजी से तैयार हो रहा है, तो इस पर क्या कुछ आप बताएंगे? क्योंकि दरअसल ये कहां से बन रहे हैं और कैसे इनकी फंडिंग हो रही है, इसकी जानकारी थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे। जी देखिए, स्लीपर सेल सारे ही पाकिस्तान जो एजेंसियां हैं वहाँ की आतंकी संगठनों को जो फंडिंग करती हैं, ये वहीं से शुरुआत होती है और वो शुरुआत होते होते उनके कनेक्शन जुड़ते होते वो जिलों तक पहुंच जाते हैं, जो वहां पर उनका एक संगठन का जुड़ा व्यक्ति होता है जो वहां पर अपने लोगों को तैयार करता है, उनकी फंडिंग कराता है, उनको हथियार उपलब्ध कराता है। इसके अलावा किस तरह से वो घटना को अंजाम देंगे, किस तरह से वो दहशत फैलाएंगे, उसकी पूरी प्लानिंग करता है। तो स्लीपर सेल जो है वो पिछले जब कुछ आतंकी यहाँ से पकड़े गए, जैसे मैं अभी कुछ दिनों की बात करूँ तो एक सैफुल्ला नाम का आतंकी जाजमऊ में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद ये चीज सामने आई थी कि स्लीपर सेल पूरी तरह से काम कर रहा है, निचले स्तर पे लोगों को बरगला रहा है, उनका माइंड वॉश कर रहा है और उनको कहीं ना कहीं आतंकी संगठनों से जुड़ने की बात कर रहा है कि वो आतंकी संगठन से जुड़े, उनके लिए काम करें। तो ये स्लीपर सेल बहुत ही निचले स्तर से लेकर बहुत ऊपर स्तर तक पूरी
एक चैन, हम कह सकते हैं कि चैन की तरह काम कर रहा है। और उसी का ये नतीजा है कि ऐसे लोग हमारे सामने नहीं आ पाते हैं, ऐसे लोग प्रशासन के सामने नहीं आ पाते हैं जो आतंकी संगठन से जुड़कर काम कर रहे हैं और एक सामान्य आदमी बने बैठे हैं। वो बहुत बड़ी चीजें, वो ये रिक्शा चला रहे हैं। जैसे भी कुछ दिन पहले लखनऊ में आतंकी संगठन के कुछ लोग गिरफ्तार किए गए जिनका कनेक्शन कानपुर से निकला था। बताया जाता है वो लोग ई रिक्शा चलाते थे, लेकिन वो आतंकी संगठन के लिए काम करते थे। तो स्लीपर सेल इस तरह का काम करता है कि वो किसी को पता भी ना चले और उनके संगठन के लोग काम भी करते रहें। बिल्कुल राहुल, अगर आपसे पूछे स्लीपर सेल के बारे में, जैसे एक तरीके की चैन काम करती है, तो वहीं नीचे स्तर पर वही काम किया जाना जरूरी है। आखिर किस तरीके से स्लीपर सेल तैयार हो जा रहा है और इसकी फंडिंग आखिर कैसे हो जा रही है और किसी को पता नहीं चल पा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, जिस तरह से लगातार एक के बाद एक आतंकी गिरफ्तार हो रहे हैं लगातार जो इनपुट के आधार पर, तो कहीं ना कहीं एक जो छोटी छोटी चेन है जो स्लीपर सेल की आपने बात कही है वो सक्रिय है उत्तर प्रदेश में। कहीं ना कहीं जिसकी फंडिंग है वो सीमा पार पाकिस्तान से बताई जा रही है, जिसमें भी पूछताछ में खुलासे हुए हैं। तो सक्रिय है लगातार, जिस तरह से एक के बाद एक त्योहार आ रहे हैं। 2022 में विधानसभा चुनाव है, वो टारगेट पे है। तमाम हिंदूवादी संगठन है वो टारगेट पे है। तो लगातार जो आतंकी वो एक बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में रह रहे हैं, लेकिन इन सब पर भारी हमारी यूपी एटीएस से खुफिया एजेंसियों लगातार इनके मंसूबों को नाकाम कर रही है। हाँ, मगर राहुल, जिस तरीके से घटनाएं जब सामने आना शुरू हुई थी, तब हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ ने 12 जगह एटीएस के सेंटर खुलेंगे ऐसा कहा गया था, और इस पर कितना मुस्तैदी से काम किया गया है? निश्चित तौर पर लगातार जिस तरह से एक के बाद एक आतंकियों के मिलने की सूचना उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों से मिल रही है, अलग अलग शहरों से मिल रही है। उसके बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लिया था और उन्होंने इस कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पास किया था। इसके बाद से तमाम ऐसे चिन्हित शहर है जहां पर इन आतंकी गतिविधियों की होने की सूचना और वहां पर ऐसे एटीएस ट्रेनिंग सेंटर खोलने की बात सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से करी गई है और सरकार उस पर काम कर रही है, क्योंकि ये राज्य की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और सरकार इसको पूरी गंभीरता से लेगी। इससे कोई भी कोताही बरतने के मूड में सीएम योगी आदित्यनाथ नहीं हो। लगातार जिस तरह से यूपी एटीएस काम कर रही है, जितने भी आतंकी मंसूबे उनको नाकाम करने में लगी हुई है, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए सरकार का लगातार प्रयास है कि उत्तर प्रदेश की जनता है वो सुरक्षित रहे, जो आतंकियों के मंसूबे हैं वो कामयाब ना हो पाए। और इसी को लेकर शायद ये सारे प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। जी अभिलाष, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर अगर हम कहें कि एक तंत्र है या एक टीम है, तो चुनाव को लेकर के या चुनाव के आसपास आने पर ही ऐसी गतिविधियां क्यों तेज हो जाती हैं? इसका क्या कुछ कारण है? जी बिल्कुल, देखिए, हम चुनाव की बात तो कह सकते हैं कि चुनाव के समय पे कई ऐसी पार्टियां भी होती हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जिनके कनेक्शन कहीं ना कहीं आतंकियों के होते हैं और अक्सर ऐसा निकल कर भी आया है। तो वो लोग नहीं चाहते हैं कि इस देश में शांति रहे, इस देश में शांति व्यवस्था बनी रहे। वो निश्चित तौर पर ऐसा समय चुनना चाहते हैं कि जब पूरे देश का जो ध्यान है वो एक जगह केंद्रित हो। जैसे कि अभी चुनाव में एक जगह केंद्रित होगा कि हाँ चुनाव चल रहा है, बहुत व्यवस्थाएं की गई हैं सरकार के द्वारा कि शांतिपूर्ण चुनाव हो, और उस टाइम अगर वो किसी आतंकी घटना को अंजाम देते हैं तो वो अपनी ताकत का एहसास कराते हैं कि इतनी अलर्ट होने के बाद, इतना प्रशासन के मुस्तैद होने के बाद भी अगर वो घटना को अंजाम दे सकते हैं, वो दहशत फैला सकते हैं, वो बम विस्फोट कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर वो आम दिनों में किस तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जो ये त्योहार का समय होता है, एक चुनाव का समय होता है, तो इस समय प्रशासन बहुत मुस्तैद रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं उस समय इनको मौका इसलिए मिल जाता है कि कहीं ना कहीं जो भीड़भाड़ होती है, लोग जो होते हैं वो घरों से बाहर होते हैं, तो उनको इस तरह की घटनाएं करने में उस समय का समय वो जो होता है बहुत सही महसूस होता है कि ज्यादा भीड़ भाड़ के समय लोग नहीं इतना प्रशासन अलर्ट रह पाता, नहीं ध्यान दे पाता है। और अब इतना अलर्ट होने के बावजूद अगर वो धमाका करते हैं तो एक बड़ा संदेश वो कहीं ना कहीं देते हैं कि इनकी ताकत कितनी ज्यादा है। बिल्कुल राहुल, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर किस तरीके से ये वर्क करते हैं, इतनी शांत तरीके से आखिर काम हो कैसे जाता है कि इनको पकड़ने में प्रशासन कहीं ना कहीं मानते हैं कि नाकाम साबित कहीं ना कहीं, लेकिन नाकाम साबित तो जरूर होता नजर आ रहा है, क्योंकि इतना जब हो जाता है फंडिंग पूरी और उसकी पाकिस्तान से आसानी से हो जाती है, इस पर रोक उतनी तेजी से या शुरुआती दौर पर रोक नहीं लग पाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्लीपर सेल नीचे नीचे पूरा काम अपना कर रहा है, हालांकि अंजाम तक पहुंचने से पहले उसको रोक लिया गया, लेकिन शुरुआत के पहले क्यों नहीं रोका जा सका? देखिए, इसको शुरुआती माने कि जिस तरह से लगातार एक बड़ी आतंकी घटना होती है वो आतंकी मंसूबे उसको कामयाब माना जाएगा, लेकिन अगर उसके पहले घटना को रोक देते हैं, ये इसमें मानना पड़ेगा यूपी एटीएस जिस तरह से काम कर रही है, खुफिया एजेंसी जिस तरह से काम कर रही है, कहीं ना कहीं वो इनको ट्रैक कर रही है। कहीं ना कहीं जो आतंकी है वो जो घटनाएं देने की फिराक में उनसे पहले उनको नाकाम कर दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये बधाई के पात्र है हमारे जवान यूपी एटीएस जो लगातार, क्या इसके पहले दुबक्का की बात है जहाँ
पर वो विस्फोट देने से पहले ही उनको गिरफ्तार करने में कामयाब होती है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से खुफिया एजेंसी चौकन्नी है, यूपी एटीएस चौकन्नी है। वो इन तरह के आतंकियों पर लगातार वो निगाहें बनाई हैं, उनको लगातार ट्रेस कर रही हैं। उनके जो गिरफ्तार होते हैं, उनके साथी कौन कौन होते हैं, उनको ट्रेस करके उनको गिरफ्तार करना, किसी बड़ी आतंकी घटना को उत्तर प्रदेश में अंजाम ना देने का जो कोशिश की गई है यूपी एटीएस की तरफ से, उसको कामयाब हुए हैं। और शायद यही वजह है कि आतंकियों के जो मंसूबे हैं वो हर बार नाकाम साबित होते हैं और हर बार जीत यूपी एटीएस की होती है, उत्तर प्रदेश सरकार की होती है, क्योंकि जिस तरह से वो काम कर रही है, जिस तरह से वो अपने राज्यों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। और शायद यही वजह है कि किसी भी बड़ी आतंकी घटना से पहले उत्तर प्रदेश की पुलिस, यूपी एटीएस मिलकर उसको नाकाम कर देते हैं और ऐसे आतंकियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं बधाई के पात्र हैं यूपी एटीएस के जवान, पुलिस के जवान, जो लोकल यूनिट है वो, इंटेलिजेंस की यूनिट है वो, खुफिया एजेंसी, ये तमाम लोग जो आतंकियों पर लगातार उनको ट्रेस कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। और एक बड़ी घटना जो अंजाम देने की फिराक में आतंकी लगातार उत्तर प्रदेश पे है, उनको नाकाम करने में वो लगातार प्रयासरत है। जी, वहाँ बिल्कुल एटीएस की हौसला अफजाई बिल्कुल की जानी चाहिए, मगर अगर हम बात करें आतंकियों की या स्लीपर सेल कहें, तो ये इतनी आसानी से कैसे तैयार हो जाता है? क्या कुछ दिक्कतें या इनको कैसे बरगला लिया जाता है जो इतनी आसानी से तैयार हो जाता है? आप लगातार फील्ड पर रहते हैं, तो क्या कुछ आपके लोगों के, जब आप लोगों से बात करते हैं तो क्या उनके मन में आता है ये स्लीपर सेल आखिर इतनी आसानी से तैयार कैसे हो जाता है? देखिए, निश्चित तौर पर एक सोची समझी रणनीति के तहत ये पूरा जो आतंकी संगठन है वो काम करते हैं। जो बेरोजगार नौजवान है उनको ये इस्लाम के नाम पर उनको अपने साथ लाते हैं और तमाम तरह की जो आतंकी घटनाएं उसमें शामिल करते हैं। जो गिरफ्तार युवक हुए वो प्रतापगढ़ है, प्रयागराज है, लखनऊ के हैं, कानपुर के शामिल हैं। तो निश्चित तौर पर इनको बरगला के, इनको धन का लालच दे के इनका ब्रेन वॉश किया जाता है। उसके बाद इनको तैयार किया जाता है एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए। तो एक पूरी टीम है जिसके तहत ये कार्य किया जाता है और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाता है जो बेरोजगार है, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जो लगातार परेशान है। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको टारगेट किया जाता है। जी अभिलाष, आपसे जानना चाहेंगे, क्या ऐसे जो टेररिस्ट तैयार होते हैं या स्लीपर सेल जो तैयार होते हैं, क्या इसमें शिक्षा का भी योगदान होता है? किस तरीके से उनको शिक्षा दी जा रही है या किस तरीके से? जी, उसको जी अभिलाष, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो, जी जी हाँ बताएं। जी हाँ, जैसा मैंने इनको बताया कि अभी कुछ दिन पहले, जैसे कि कुछ साल पहले यहाँ सैफुल्लाह नाम का आतंकी गिरफ्तार हुआ था, तो उसके जब कनेक्शन यहाँ पर निकाले गए थे तो उसी के साथ का एक और व्यक्ति यहाँ पर निकल कर आया था, उसको भी जागमों के पास से गिरफ्तार किया गया था। उससे जो उसकी भूमिका थी वो इसी तरह की थी, जैसा कि आपने कहा कि वो लोगों को गाइड करता था, उनको बताता था कि किस तरह से उनको आतंकी घटनाओं को अंजाम देना है, किस तरह से वो आतंकी संगठनों के साथ जुड़ सकते हैं, उनके जुड़ने से क्या फायदा होगा, उनके परिवार को क्या लाभ होगा, या उनको जो अगर वो इस घटना में मारे जाते हैं तो इसके बाद उनको जो मरने के बाद के फायदे हैं वो क्या मिलेंगे। तो वो इस तरह से लोगों का ब्रेन वॉश करता था। उसका जो एक टारगेट रहता था वो ऐसे युवक होते थे जो कहीं ना कहीं बहुत गरीब होते थे, पढ़ाई लिखाई का उनके पास बहुत ज्यादा नहीं अनुभव होता था, नहीं पढ़े लिखे होते थे। तो ऐसे लोगों को टारगेट करता था और उनको अपने घर पर बुलाता था, अपने घर पर माइंड वॉश करता था। इसके बाद वो लखनऊ में उसने एक सेंटर बना रखा था, वहां पर ले जाता था, वहां उनकी ट्रेनिंग होती थी। तो इस तरह से जैसे कि मैंने आपको कहा कि पूरा सेल काम करता है। तो इस तरह के लोग संगठन में होते हैं जो ऐसे लोगों को चिन्हित करते हैं और उनको अपने संगठन के साथ जोड़ते हैं। जी, वहीं अगर आप बात करें एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे कि क्या कुछ सुधार के लिए इसमें कदम उठाए जा सकते हैं? आप लगातार अधिकारियों से बात करते हो, तो अधिकारियों ने क्या कुछ बताया या क्या कुछ लोगों द्वारा कि किस तरीके से इसमें सुधार लाया जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए इनको सुधार जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ, देखिए ये किसी का माइंड वॉश नहीं किया जा सकता है जिस तरह से वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि एक एक आदमी तक ये चीजें पहुंचाना नामुमकिन है। ये तो सिर्फ ये है कि हम एक समाज में रहकर एक लोगों को एक सूचना दे सकते हैं कि वो इस तरह के संगठनों से दूर रहे। लेकिन बेसिक आपको बता दें कि जो हमारे निचले तबके का जो प्रशासन है, जैसे कि मैंने कहा कि LIU इंटेलिजेंस, इनको एक बहुत और महीन नीचे जाकर काम करना पड़ेगा और महीन तरीके से काम करना पड़ेगा। लोगों के अपने सूत्र बढ़ाने पड़ेंगे कि कौन किस गतिविधि में शामिल है, कौन किस तरह की चीजों में लिप्त हो रहा है। अगर ये हमारा नीचे का बेसिक
अगर तंत्र मजबूत हो जाता है तो निश्चित तौर पर इस तरह की घटनाओं में, इस तरह के जो संगठन सक्रिय हो रहे हैं, इनको रोकने में हम सफल रहेंगे। बिल्कुल, कहना कहीं मुझे भी लगता है कि अगर निचले स्तर से काम किया जाएगा या किसी भी चीज पे जब हम रूट पे काम करेंगे या जड़ पे काम करेंगे तो शायद उस पर हम आसानी तरीके से सफल हो पाएंगे। वहीं राहुल जी आपके पास आते हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या लगता है आपको वहां पर कैसे इसको रोकथाम के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं? अधिकारियों ने अगर आपकी बात हुई हो तो क्या कुछ उनका कहना है कि आखिर इसकी रोकथाम के लिए वो किस तरीके से काम करते हैं, और क्या काउंसलिंग भी इसमें कोई रोल अदा करती है? देखिए, रोकथाम की सबसे एक वजह है कि जो खुफिया एजेंसी है जो लगातार इनको ट्रैक करती है, जो इनके कॉल्स को ट्रैक करती है, जो इनकी गतिविधियों को देखती है, उसकी बारीक नजर बनाए रहती है और किसी भी बड़ी घटना के अंजाम के पहले उसको ट्रैक कर देती है। और शायद यही वजह है कि हर बार यूपी एटीएस की टीम को सफलता हासिल मिलती है, खुफिया एजेंसी उनको सफलता हासिल मिलती है कि कोई भी बड़ी, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, 30 करोड़ से ज्यादा आबादी उत्तर प्रदेश में है। ऐसे में यहाँ के लोगों को जल्दी बरगला के उनको तैयार किया जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से सरकार और जो लोकल इंटेलिजेंस है वो काम कर रही है, तो वजह से ये आतंकी घटनाएं नहीं हो पाती। और निश्चित तौर पर जो लोकल स्तर की होते हैं, जो जिले स्तर के एलआईयू होते हैं, उनको और सक्रिय करने की जरूरत है ताकि वो और जल्दी इनपुट्स दे सके और के लिए पूरा तैयार हो जाते हैं आतंकी, उससे पहले ही उनको गिरफ्तार किया जाए ताकि कोई बड़ी घटना को अंजाम ना दे सके। तो कहीं ना कहीं तैयारी लगातार की जा रही है, हर स्तर पर की जा रही है, सरकार की तरफ से की जा रही है, जिला प्रशासन की तरफ से की जा रही है और ऐसी जगह को चिन्हित किया जा रहा है जहाँ से लगातार खुफिया एजेंसियों को ऐसे संकेत मिलते हैं कि वहां पर आतंकी घटनाएं हो सकती है, वहां आतंकी छुप हो सकते हैं। ऐसे जगहों को चिन्हित कर वहां पर ज्यादा से ज्यादा इंटेलिजेंस को और मजबूत किया जा रहा है। जी बिल्कुल, हर कदम ऐसे बढ़ाए जाने चाहिए ताकि इस तरीके की साजिशों को नाकाम किया जा सके। फिलहाल आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए राहुल श्रीवास्तव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अभिलाष वाजपेयी जी आपका भी शुक्रिया। तो ये था हमारा आज का खास रिपोर्ट जिसमें हमने बताया आतंकी साजिश नाकाम के बारे में, और इसी के साथ हम फिर कल जुड़ेंगे आपको किसी और बड़ी खबर के साथ। आप देखते रहिए जेएमटी न्यूज़।